नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं संघीय कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होता है और किस भाग में दिया गया। तो देखिए, संघीय कार्यपालिका जो है वो संविधान के भाग 5 में है। संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि संघीय कार्यपालिका की जो चर्चा है वो भाग 5 में किया गया है और आर्टिकल 52 से लेके 78 तक। आर्टिकल 52 से लेके 78 तक, ठीक है। तो याद रहेगा कि संघीय कार्यपालिका की जो चर्चा है वो भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी शामिल होते हैं। संघ के कार्यपालिका में 5 बॉडी शामिल होती है। कौन कौन सी? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 लोग शामिल होते हैं संघ की कार्यपालिका में। संघ की कार्यपालिका कहने का मतलब कि केंद्र की कार्यपालिका जो कि देश के कामकाज को देखती है, कानून को लागू करवाती है, बाकी जो दूसरे काम होते हैं उनको देखती है, ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेके 78 तक। तो इसी संघ की कार्यपालिका में ये 5 चीज़ है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका में, और फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी, ये सब देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संघ में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 कहता है कि भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति में निहित है। तो इसको कैसे याद रखेगा? याद रखने का ये तरीका हो सकता है कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका शक्ति तीर लेता है। क्या करता है? तीर लेता है। तीर लेता है 53 से तीर लेता है। 53 से तीर लेता है। तीर लेता है मतलब आर्टिकल 53। आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति तीर लेता है। आर्टिकल 53 कहता है भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में कौन सी व्यवस्था अपनाया गया है? संसदीय व्यवस्था। भारत में कौन सी व्यवस्था अपनाया गया है? संसदीय व्यवस्था। यदि कोई पूछे कि भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाया गया है, प्रूफ करो कि कैसे अपनाया गया है, कैसे पता चलेगा कि भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाया गया है, तो इसके लिए हमें आंसर बताना होगा कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, इसीलिए भारत को संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। भारत की जो व्यवस्था है वो संसदीय व्यवस्था है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति नहीं, ठीक है। याद रखिएगा, लोकसभा के प्रति। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका है। भारत में संसदीय व्यवस्था है, इसलिए राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का कार्यपालिका होता है। नाम मात्र का कार्यपालिका होता है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का कार्यपालिका होता है, काम करने वाला होता है, लेकिन जो असल काम होता है, जो वास्तविक कार्यपालिका होता है, वो किसमें होता है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल में, ठीक है। आई होप कि आप मंत्रिमंडल समझते होंगे। तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में वास्तविक कार्यपालिका होती है। आगे देखिए, आर्टिकल 52, यहाँ से राष्ट्रपति स्टार्ट होते हैं। आर्टिकल 52 कहता है कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति जो है वो भारत के प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रधान कहलाता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 52 के तहत। तो इसको याद रखने का ये तरीका हो सकता है कि यदि आपके पास 52 बुद्धि है, यदि आपके पास 52 बुद्धि है, 52 बुद्धि है, तो आप संवैधानिक प्रधान हो सकते हैं, यानी राष्ट्रपति हो सकते हैं और देश के प्रथम नागरिक बन सकते हैं। देश के प्रथम नागरिक बन सकते हैं, कहला सकते हैं। कब? जब आपके पास 52 बुद्धि हो। तो इस तरीके से याद रखेगा कि आर्टिकल 52 जो कहता है वो कहता है कि राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। और आर्टिकल 53 कहता है कि जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। आगे देखिए, राष्ट्रपति पद की योग्यता। राष्ट्रपति पद की योग्यता, प्रेसिडेंट पद की जो
योग्यता है उसके बारे में देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह, देखिए आर्टिकल 58 कहता है कि राष्ट्रपति वो व्यक्ति बन सकता है जो इन 4 बातों को पूरा कर दे। तो पहली बात यह है कि वो भारत का नागरिक हो, पहली बात कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 साल का उम्र पूरा हो चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, और चौथी बात कि चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं किया हुआ हो। चौथी बात कि चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। तो देखिए लाभ का पद कहने का मतलब सरकारी नौकरी में नहीं हो। तो याद रखिएगा कि यदि ये 4 बातों कोई फुलफिल कर देता है तो वो राष्ट्रपति चुने जाने योग्य हो जाएगा। पहला क्या, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा में चुने जाने योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। और ये किस आर्टिकल के तहत कहा गया, आर्टिकल 58। आर्टिकल 58, तो इसको कैसे याद रखिएगा, याद रखना बहुत ही आसान है, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। 58 यदि कोई ठान ले इस दुनिया में, यदि कोई ठान ले तो किसी भी चीज़ के लिए योग्य हो सकता है, कोई भी चीज़ बनने के लिए वो योग्य हो सकता है यदि वो ठान ले। ठीक है, यदि आप ठान ले तो आप भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा कि आर्टिकल 58 जो है वो राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में कहता है। नोट, यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। देखिए कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति है यदि वो राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति के पद पे ही हो या उपराष्ट्रपति के पद पे हो या अथवा केंद्र, संघ यानी केंद्र या राज्य के किसी मंत्रिपरिषद का सदस्य हो, कोई मंत्री हो केंद्र में या राज्य में, तो वो लाभ का पद नहीं कहलाया जाएगा। यदि वो राष्ट्रपति खुद ही हो तो भी वो राष्ट्रपति के पद के लिए योग्य है, चुने जाने के लिए योग्य है। उपराष्ट्रपति के पद है तो वो योग्य है, इसको लाभ का पद नहीं कहा जाएगा। इसके अलावा किसी और पद पे है तो वो क्या कहलाएगा, वो लाभ का पद कहलाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 के अनुसार, तो अनुच्छेद 54 के अनुसार, आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, देखिए निर्वाचक मंडल का मतलब होता है कि वे लोग जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में, चुनाव में भाग लेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, निर्वाचक मंडल। तो आर्टिकल 54 ये बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन होगा, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले कौन लोग होंगे। आपको पता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, उसमें आम लोग मत नहीं देते हैं, आम लोग वोटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, जनता जो है वो वोटिंग नहीं करती है, बल्कि जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है वही मतदान करते हैं, वोट देते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो देखिए आर्टिकल 54 कहता है कि इसमें राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ध्यान से सुनिएगा कौन कौन होते हैं निर्वाचक मंडल में, कौन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित मतलब कि जो चुने गए हैं, जो वोटिंग के माध्यम से आए हैं, वही सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में होते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित किए गए, और साथ ही जहाँ जहाँ जिस यूनियन टेरेटरी में विधानसभा है वहाँ के सदस्य निर्वाचित सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गए। तो आपको याद रखना है कि वही सदस्य मतलब कि चुन सकते हैं जो निर्वाचित हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करता था। तो जो मनोनीत किए गए लोग हैं वो राष्ट्रपति के मतदान में भाग नहीं लेते, निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 54। तो आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 54 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के निर्वाचक मंडल के बारे में कहता है। 54। तो आपको पता है कि भारत जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, भारत देश बहुत बड़ा है। 54
चारों ओर से दिल्ली सब पहुंचता है राष्ट्रपति को चुनने के लिए, संसद पार्लियामेंट पहुंचता है राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए। 54 54 54, ठीक है। तो इसको किसी तरीके से जोड़ लीजिए, 54 54, ठीक है। चाहूं ओर से आवन, आवन, ठीक है, मतलब सभी जगह से आते हैं, 54, ठीक है, या 54, जैसे भी याद रखना है आपको, याद रख लीजिए कि 54 या 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के गठन के बारे में बताता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। यदि कोई राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में होने चाहिए। प्रस्तावक कहने का मतलब कि हाँ, हम प्रस्ताव करते हैं कि ये उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो, हम इनको वोट देंगे। और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में, कि वो भी सपोर्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, ये राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में होने चाहिए यदि आप राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा होना चाहते हैं। तो जो निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल बताया राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और जो केंद्र शासित विधानसभा हैं वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही, उन्हीं को मिलाकर निर्वाचक मंडल बनता है। तो उन्हीं में से जो 50 सदस्य हैं वो प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। ये ऐसी व्यवस्था इसलिए किया गया क्योंकि कोई एक व्यक्ति था जो कि वार्ड से लेकर के, मुखिया का चुनाव से लेकर के राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ जाता था। तो राष्ट्रपति का जो पद होता है वो थोड़ा सम्मानजनक पद होता है, इसलिए कोई भी ऐसे ही ऐरा गैरा नथु खैरा भी राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा ना हो जाए, इसके लिए यह व्यवस्था की गई कि निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य जो हैं वो प्रस्तावक होने चाहिए और 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। एक ही व्यक्ति जितनी बार भी राष्ट्रपति बनना चाहे वो राष्ट्रपति बन सकता है। संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन एक परंपरा चली गई है कि एक व्यक्ति एक ही बार राष्ट्रपति बनेगा, उससे अधिक बार उसको राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा। लेकिन संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति कितनी बार बनेगा, जब तक चाहे तब तक वो राष्ट्रपति बन सकता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो ये जो है इसको आपको याद रखना है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। ये चुनाव करने का एक तरीका है, बस ये जान जाइए। इसको किसी और टॉपिक में अलग से एक्सप्लेन करके समझाएंगे। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, आर्टिकल 55 के तहत। आर्टिकल 55 क्या कहता है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो यह आर्टिकल आपको याद रखना, आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 के तहत समानुपातिक प्रतिनिधित्व, तो देखिए 55 से कैसा साउंड आ रहा है, बचपन, ठीक है, 55 बचपन, 55 बचपन, 55 बचपन, ठीक है। तो बचपन में जो होता है सब समान होता है, सब समान होता है, ठीक है। जब बड़े होते हैं तब भेदभाव ज़्यादा होने लगता है, बचपन में सब क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं 55 समानुपातिक, ठीक है, इसमें समान जैसा आ रहा है। 55 में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुनाव होता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। यदि राष्ट्रपति के इलेक्शन से कोई विवाद उपजता है तो उसका जो निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं है। मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति बन गया और उसने जो भी काम किया और बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है वो निर्वाचन को, इलेक्शन को अवैध घोषित कर देती है, तो वो राष्ट्रपति जो भी काम करेगा उस काम को अवैध नहीं माना जाएगा, उस काम को सही माना जाएगा कि हाँ ठीक है, ये राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा काम किया गया है। लेकिन अगर चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो वो राष्ट्रपति के पद से हट जाएगा वो व्यक्ति। आगे देखिए, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। राष्ट्रपति जो है वो अपना पद ग्रहण करने की तिथि से, जिस तारीख को वो पद ग्रहण करते हैं उस तारीख से लेकर के 5 वर्षों तक अपने पद पे बने रहेंगे। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता।
आर्टिकल 56, ठीक है। तो आर्टिकल 56 ये कहता है कि राष्ट्रपति अपने पद पे बैठेगा और उस तारीख से लेकर के 5 वर्षों तक वो अपने पद पे बैठा रहेगा, और उसका पद की समाप्ति होने के बाद भी वो तब तक अपने पद पे बैठा रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति उसके पद पे नहीं आ जाता तब तक वो राष्ट्रपति के पद पे बैठा रहेगा, आर्टिकल 56 के अनुसार, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद कर लीजिए कि आर्टिकल 56 के अनुसार कि यदि कोई राष्ट्रपति छपाक से आकर के सीट पे बैठा तो इस सीट पे वो तब तक बैठा रहेगा जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति आकर के नहीं बैठ जाता, ठीक है। तो आर्टिकल 56 छपाक से राष्ट्रपति के सीट पे बैठ गए। इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ से आप ही छलांग लगाए और छपाक से बैठ गए, आर्टिकल 56, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्षों की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वो पद पे तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। आगे देखिए, पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेना होगा। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है उस समय तो उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे उनके सामने शपथ लेना होगा। शपथ लेने के बाद ही जो राष्ट्रपति है वो पद पे बैठ सकता है। आर्टिकल 77 खंड 1 कहता है कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से ही हुई कही जाएगी, और अनुच्छेद 77 खंड 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आर्टिकल 77 कहता है, 77 खंड 1 कि भारत सरकार का जो भी काम है वो सारा का सारा काम राष्ट्रपति के नाम से होगा। भारत का सारा काम किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 77, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रपति कहते हैं कि हमको तो नाम मात्र के कार्यपालिका शक्ति दे रखे हो, हम नाम मात्र के हैं, तो साथ ही साथ कम से कम ये करो कि मेरे नाम से ही सारा कामकाज करो, साथ ही साथ, ठीक है। साथ ही साथ, मेरा साथ नहीं छूटना चाहिए, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा साथ ही साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम हमारे नाम से काम करोगे। तो 77 आर्टिकल 77 खंड 1 कहता है कि भारत सरकार का सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होगा। कौन सा? आर्टिकल 77 7, ठीक है। और आर्टिकल 77 खंड 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य का आवंटन के नियम बना सकता है। और आर्टिकल 77 खंड 3 के अनुसार राष्ट्रपति चाहे तो भारत सरकार के कार्य को और अच्छे से करने के लिए मंत्रियों को कार्य आवंटन कर सकता है, मंत्रियों को कार्य बांट सकता है कि आप ये काम कीजिए, नियम बना सकता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए कि उससे पहले भी पद राष्ट्रपति त्याग सकता है। एक तो कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति का 5 वर्ष पूरा हो गया, उसका कार्यकाल पूरा हो गया तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। उसके अलावा और देखते हैं क्या कंडीशन है। तो उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा, यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा जो उसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। तो यदि राष्ट्रपति अपने पद से हटना चाहता है तो रिजिग्नेशन लेटर, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देगा। कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। लोकसभा के अध्यक्ष को कहेगा कि राष्ट्रपति जो है वो त्यागपत्र दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला है कि राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है कि उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा, उपराष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देगा और उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को बताएगा। दूसरा स्थिति है महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, आर्टिकल 61। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है आर्टिकल 61 के तहत। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो कि आर्टिकल 61 खंड 1 में उल्लेखित है,
वह है संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण। तो देखिए महाभियोग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत। तो देखिए इसको ऐसे याद रखिए, 61 राष्ट्रपति में सिर्फ एक ही चीज सटा, एक ही निंदा सटा, एक ही चीज सटा जिससे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सके। क्या एक ही चीज सट जाए कि संविधान का अतिक्रमण, कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण कर दिया है इसलिए राष्ट्रपति को उसके पद से हटाओ, ठीक है, उसी को महाभियोग कहेंगे। तो सिर्फ एक ही चीज पर, एक ही चीज के सट जाने से, राष्ट्रपति पे एक ही चीज यदि सट गया, एक ही आरोप सट गया तो वो हट जाएगा। एक ही सट गया तो इससे याद रखिएगा 61, ठीक है, एक ही सट गया, एक ही सट गया मतलब 61। तो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है, ये बस आपको याद रखना है कि आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। अब आगे देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61। तो महाभियोग की क्या प्रक्रिया है वो देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति ने आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। यदि राष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो संसद के किसी भी सदन में, कहने का मतलब लोकसभा या राज्यसभा, किसी में भी महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। देखिए यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग ला रहा है तो लाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाए कि हम आपके ऊपर महाभियोग ला रहे हैं, आपने संविधान का अतिक्रमण किया है, आपने संविधान के बातों का उल्लंघन किया है, और साथ में उस सदन का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। मतलब 25% लोगों का 1/4 लोगों का हस्ताक्षर उस पर होना चाहिए, ठीक है। और कितना दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना मिलना चाहिए? 14 दिन पहले। आगे देखिए, संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग प्रस्ताव पेश है कि 2/3 सदस्य द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। अब जिस सदन में ये प्रस्ताव महाभियोग का लाया गया है उस सदन में 2/3 सदस्य जो है उस प्रस्ताव को पारित करेंगे, ठीक है। उस प्रस्ताव को यदि 2/3 लोग पारित कर देते हैं तब वो प्रस्ताव जो है वो दूसरे सदन में राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों को जांच करेगा या कराएगा, ठीक है। तो जो दूसरा सदन है, यदि 2/3 जिसमें प्रस्ताव लाया गया उस सदन में यदि 2/3 सदस्यों ने उस प्रस्ताव को पारित कर दिया 2/3 मत से, तो दूसरा सदन जो है वो राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों का जांच करेगा या कराएगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाले प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। और यदि दूसरे सदन में उसमें पहले जांच कराया जाएगा और दूसरे सदन में भी यदि 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को यदि पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और राष्ट्रपति उसी तिथि से, उसी डेट से पद त्याग कर देगा, पद से हट जाएगा। राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है। राष्ट्रपति की जो रिक्ति है, राष्ट्रपति का यदि पद खाली हो गया है तो वो 6 महीने के अंदर उसको भर देना है, ठीक है। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा। आर्टिकल 62 खंड 1 कहता है कि यदि राष्ट्रपति की रिक्ति पदावधि की समाप्ति से हुई है, मतलब अपना पद पे उतना समय 5 वर्षों का बिता लिए हैं और उससे पद खाली हो रहा है, तो पद खाली होने से पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 62 खंड 1, 62, ठीक है, 62। तो देखिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं, किसी भी तरीके से याद रखिए। आर्टिकल 62 6(2), ठीक है, 6(2), ठीक है, 6(2) मतलब 6(2), छा दो राष्ट्रपति को, दूसरे राष्ट्रपति को अब छा दो, ठीक है, अब दूसरे राष्ट्रपति को छा दो, 6(2), छा दो, जैसे भी याद रखें।
तो आर्टिकल 6(2) मतलब कि 62(2) कहता है कि पदावधि समाप्त होने के पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज्य अंतराल न होने पाए, इसलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता। आर्टिकल 56 खंड 1 उपखंड ग। ठीक है, तो कह रहा है कि आर्टिकल 62 खंड 1 के तहत चुनाव पहले हो जाना चाहिए राष्ट्रपति का, लेकिन यदि किसी परिस्थिति बस यदि चुनाव नहीं हो पाता है तो राज्य अंतराल नहीं होगा। इसके लिए जो राष्ट्रपति पहले बने थे वही पद पे बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं करता। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 56 खंड 1 के तहत। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा। आगे देखिए, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। मान लीजिए कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया, उसमें राष्ट्रपति का काम कौन करेगा? आर्टिकल 70 बताता है। तो देखिए, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी आकस्मिकताओं में आर्टिकल 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध करता है। कभी ऐसा सिचुएशन हो जाए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद जो है वो खाली रहे, तो इस कंडीशन में आर्टिकल 70 बताता है कि राष्ट्रपति का काम कौन करेगा। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। तो आर्टिकल 70 कहता है कि संसद जैसा उचित समझे, जैसा वो ठीक समझे वैसा नियम बना सकता है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के रूप में कौन रहेगा। तो इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 ईस्वी पारित किया। इसी उद्देश्य से संसद जो है वो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 पास किया। इसको याद रखिएगा, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 ईस्वी पारित किया, ईस्वी में पारित किया, जो यह उपबंधित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके नहीं रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 जो है वो ये बताता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो CJI होंगे, वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। यदि मान लीजिए कि CJI भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 जो है अन्य सिचुएशन में राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा ये बताता है। आर्टिकल 70। ठीक है, मतलब 70 सिचुएशन भी आ गया तो उसमें भी कौन राष्ट्रपति के रूप में होगा उसके बारे में बताता है। 70। ठीक है, 70 मतलब सब तर गया, तो समझो राष्ट्र मुख्य न्यायाधीश और सीनियर मोस्ट जज ये सब तर गया, सबको राष्ट्रपति बनने का मौका मिल सकता है। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो है वो 5 लाख रुपए है। राष्ट्रपति को महीना में 5 लाख रुपया मिलता है। ठीक है, महीना जो सैलरी है राष्ट्रपति का वो कितना है? 5 लाख। राष्ट्रपति का वेतन इनकम टैक्स से मुक्त होता है। राष्ट्रपति के वेतन पे इनकम टैक्स नहीं लगता। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति को फ्री में रहने के लिए घर मिलता है और संसद जैसा चाहे वैसा और भत्ता दे सकती है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान जब तक उनका काम करने का वो अवधि है उस दौरान उनके वेतन में और भत्ते में कमी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। इसका एक और पार्ट बनेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।